Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we will discuss some important concepts in acid-base chemistry, and these important concepts include relative strength of acid-base reactions, redox reactions, and acid-base reactions. And then we will discuss significance of pK, pH, pKa, pKb, and autoionization and pH scale and its significance. Relative strength of acid and bases. डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि एसिड डोनर ऑफ प्रोटॉन होता है और बेस एक्सेप्टर ऑफ प्रोटॉन होता है। तो जो एसिड ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटॉन देगा, डोनेट करेगा, उसे हम कहेंगे इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। इसी तरीके से जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखेगा, हम कहेंगे जी इट इज़ स्ट्रॉन्ग बेस। सो अगर ये एक इक्वेशन है Ha प्लस H2O that is converts into H3O positive and A negative, यानी कि Ha is acid, H2O is base और H3O positive is conjugate acid and A negative is its conjugate base। तो अगर ज्यादा से ज्यादा रिएक्शन होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि ज्यादा से ज्यादा H3O पॉजिटिव होगा, तो हम कहेंगे कि ज्यादा H पॉजिटिव डोनेट हुआ है तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। और अगर H3O पॉजिटिव की मिकदार कम होगी तो हम कहेंगे ये एक वीक एसिड है। अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करें तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K which is equal to the product of the concentration of products divided by product of the concentration of reactants। सो प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऊपर लिखी गई हैं और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन नीचे लिखी गई है। तो जितनी ज्यादा प्रोडक्ट्स होंगी, इट मींस कि उसका जो डिवाइड करने वाला हिस्सा है वो कम है, तो के की वैल्यू ज्यादा होगी। इसी तरीके से अगर रिएक्टेंट्स ज्यादा हैं और प्रोडक्ट कम है तो के की वैल्यू कम आएगी। तो अगर के की वैल्यू ज्यादा आ रही है, इट मींस के प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा हैं और रिएक्टेंट्स कम है, तो इट मींस के रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा गया है, तो के की वैल्यू ज्यादा है। तो जिस भी एसिड की के की वैल्यू ज्यादा होगी वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जिसकी के की वैल्यू कम होगी वो वीक एसिड होगा। इस इक्वेशन में आपको पता है कि H2O उसकी मिकदार वाटर की बहुत ज्यादा होती है क्योंकि ये सॉल्वेंट है, और अगर कुछ मॉलिक्यूल रिएक्ट भी कर जाएं तो भी अपेरेंटली वाटर की कंसंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं आता। तो चूंकि K भी कांस्टेंट है तो H2O भी इसकी कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट है, तो अगर हम कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो भी एक कांस्टेंट होता है। तो अगर K कांस्टेंट और H2O की कंसंट्रेशन को हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो बाकी इक्वेशन बचती है दैट इज H3O पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय concentration of A negative divided by the concentration of reactant HA। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो H3O पॉजिटिव भी एसिड है और HA भी एसिड है। तो अगर H3O ज्यादा होगा तो ये K मल्टीप्लाई बाय H2O की वैल्यू ज्यादा होगी, और अगर HA ज्यादा होगा तो फिर इस K मल्टीप्लाई बाय H2O की वैल्यू कम होगी। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे उनमें ये K मल्टीप्लाई बाय H कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इसकी वैल्यू हाई होगी। अगर हम K मल्टीप्लाई बाय द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर को Ka लिखें तो फिर हमारे पास ये इक्वेशन हासिल हो जाती है। तो Ka इज कॉल्ड द एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जितनी कम होगी वो वीक एसिड होगा। सेम इसी इक्वेशन से हम स्ट्रेंथ ऑफ बेस भी फाइंड कर सकते हैं। यू कैन सी दैट A negative which is the concentration of base is in the above part of the equation and Ha is dividing। so अगर A negative की वैल्यू ज्यादा होगी तो Ka की वैल्यू जो है वो कम होगी, और इसी तरीके से अगर A नेगेटिव की वैल्यू कम होगी और उसको डिवाइड करने वाली स्पीशी की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो Ka की वैल्यू कम आ जाएगी। सो
अगर के ए की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो हम कहेंगे कि बेस की वैल्यू कम है और बेस की जो स्ट्रेंथ है वो भी लो है। सो हम 1/Ka से स्ट्रेंथ ऑफ बेस रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम आमतौर पे ये कहते हैं कि स्ट्रॉन्गर एन एसिड इज द वीकर इज द कॉन्जुगेट बेस। सो अगर Ka की वैल्यू ज्यादा है तो एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस वीक है। फिर चूंकि इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है तो हम इसकी वैल्यू को एक एक्सेप्टेबल या कन्वीनियंटली एक्सप्रेस करने के लिए हम इसको नेगेटिव लॉग ऑफ 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो अगर हम Ka की वैल्यू को नेगेटिव लॉग 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाती है जिसे हम कहते हैं pKa, और हम किसी भी एसिडिक स्ट्रेंथ को pKa से जाहिर कर सकते हैं। तो जब हम इसका नेगेटिव लॉग 10 ले लेते हैं तो हमारे पास जो वैल्यूज आती हैं वो रिवर्स हो जाती है क्योंकि नेगेटिव लॉग लिया है। तो जैसा कि Ka की वैल्यू ज्यादा होती है तो हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन जब हम इसकी नेगेटिव लॉग 10 वैल्यू ले लेंगे तो pKa की वैल्यू फिर जितनी ज्यादा होगी उतना एसिड वीक होगा। तो स्ट्रॉन्गर एसिड की pK वैल्यू इतनी कम होती है कि वो नेगेटिव्स में आती है। जैसे कि अगर आप देखें कि HCl की वैल्यू -7 और HNO3 की वैल्यू -3 है तो हम ये कहेंगे कि HCl is very strong as compared to HNO3 क्योंकि HNO3 की वैल्यू -3 है और HCl की वैल्यू -7 है। अगर हम तमाम स्ट्रॉन्ग एसिड्स जैसे कि HClO4, HCl, HNO3 और H2SO4 की pKa वैल्यूज फाइंड करें तो दे आर वेरी नियर टू ईच अदर, उनमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता। तो इस फिनोमेने को हम कहते हैं लेवलिंग इफेक्ट। All the acids which are completely dissociated in aqueous solution are represented by H3O positive ion, and it is not possible to determine the order of increasing strength of these strong acids in water। तो बेटा ये लेवलिंग इफेक्ट की वजह से हम इन तमाम जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं इनकी आपस में रिलेटिव स्ट्रेंथ फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि ये कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं और ये H3O पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इनकी आप जितनी भी कंसंट्रेशन वाटर में डालेंगे तो वो पूरी की पूरी H3O में H3O पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमारे पास ऐसा फिर कोई आला नहीं है कि हम इनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ मालूम कर सकें और इसको हम लेवलिंग इफेक्ट भी कहते हैं। जैसे कि आप अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर देखना चाहें तो HClO4 is more stronger than HBr, which is more stronger than H2SO4, which is more stronger than HCl, and which is more stronger than the HNO3। ये रिलेटिव स्ट्रेंथ हमें फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेजर करते हैं और इस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो कि HClO4 की सबसे ज्यादा हाईएस्ट है और इस सीरीज में HNO3 की सबसे कम है, तो इस बेस पे हम ये कह सकते हैं कि जी HClO4 इज मोर स्ट्रॉन्गर एंड HNO3 इज लीस्ट स्ट्रॉन्गर इन दिस लिस्ट। सो इसको हम कहते हैं डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। टेबल 3.3 में आयनाइजेशन कांस्टेंट्स ऑफ वीक एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स दिए गए हैं। तो अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स को देखें तो इनकी Ka नेगेटिव्स में है एंड वेरी क्लोज टू ईच अदर, और फिर pKa वैल्यू जो है वो भी नेगेटिव 8 to 10 और 9, 8, 7 और नेगेटिव 10 तक है। तो आप देखें तो इनकी वैल्यू बहुत कम है, जबकि वीक एसिड्स की वैल्यू जैसे कि एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड, इसकी pKa 4.74। इसी तरीके से फॉर्मिक एसिड HCOOH इसकी वैल्यू 3.752 है। सो जो वीक एसिड है वो रिलेटिवली पॉजिटिव में उनकी स्ट्रेंथ है और जो स्ट्रॉन्ग एसिड हैं वो उनकी स्ट्रेंथ नेगेटिव्स में है। Dear students, now we will discuss the different kinds of reactions of acids and base, यानी कि एसिड्स और बेस आपस में किस किस्म के रिएक्शंस कर सकते हैं। तो पहली टाइप दैट इज वेरी फेमस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस हम उन रिएक्शंस को कहते हैं जिसमें एक सॉल्ट और वाटर मॉलिक्यूल बनता है एसिड और बेस के रिएक्शन से। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि HCl और NaOH जो कि एसिड और बेस हैं, जब ये रिएक्ट करते हैं तो NaCl सॉल्ट और वाटर बनता है। तो चूंकि HCl, NaOH एंड NaCl आर सॉल्युबल, ये तमाम चीज़ें कंप्लीटली सॉल्युबल हैं और ये वाटर में सॉल्युबल हो के आयंस में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो फिर इनकी आयनिक सिचुएशन क्या होती है? HCl जो है वो कन्वर्ट हो जाता है H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, जबकि NaOH कन्वर्ट हो जाता है Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। जबकि NaCl ये भी आयनिक स्पीशी है, तो ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, और वाटर वाटर ही रहता है एज ए H2O। तो अगर आप इस पूरी इक्वेशन को देखें तो Cl नेगेटिव राइट साइड पे भी है और लेफ्ट साइड पे भी है, Na पॉजिटिव राइट साइड पे भी है और लेफ्ट साइड पे भी है। तो अगर हम इनको कैंसल आउट कर दें तो हमारे पास बचता है H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव एंड लेफ्ट साइड राइट साइड पे हमारे पास आता है वाटर H2O। सो ये एक ओवरऑल इक्वेशन है, न्यूट्रलाइजेशन इक्वेशन, जो कि हमें आफ्टर द कैंसिलिंग हासिल होती है। और इस इक्वेशन को हम कह सकते हैं दिस इज ओवरऑल एसिड बेस रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसी तरीके से अगर हम HCl का रिएक्शन MgOH ट्वाइस से देखें तो क्योंकि MgOH ट्वाइस एक इनसॉल्युबल बेस है, तो फिर हमारे पास क्या सिचुएशन बनती है कि जी MgOH ट्वाइस वैसे ही रहेगा, HCl विल बी कन्वर्टेड इनटू H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, और राइट हैंड साइड पे Mg पॉजिटिव और Cl2 नेगेटिव बनेगा और वाटर वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पे हम कैंसल आउट कर सकते हैं जी सिर्फ Cl को। तो Cl पॉजिटिव, Cl नेगेटिव लेफ्ट हैंड साइड पे भी है और Cl नेगेटिव राइट हैंड साइड पे भी है। तो ओवरऑल इक्वेशन, आयनिक इक्वेशन हमारे पास होगी MgOH twice plus 2H positive which will be converted into Mg positive 2 and water. So इसको हम मेटाथीसिस रिएक्शंस भी कहते हैं जिनमें कोई एक बेस कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर नहीं होती। दूसरी किस्म के रिएक्शंस जो कि एसिड बेस दे सकते हैं दैट इज गैस फॉर्मेशन। देखिए ये वो रिएक्शंस है मोस्टली जो कि आपने सॉल्ट एनालिसिस में भी किए होंगे कि आपने कुछ ग्रुप्स में देखा कि जी गैस बनती है, H2S गैस निकलती है या CO2 गैस निकलती है, तो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन से रेडिकल एसिडिक या कौन से बेसिक रेडिकल्स मौजूद होंगे। तो ये बेसिकली रिएक्शन ये वाले हैं जो कि हम आइडेंटिफिकेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर हम सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन देखें HCl के साथ तो हमें NaCl, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो ये भी एक एसिड बेस रिएक्शन है जिसमें सोडियम कार्बोनेट इज अ बेस एंड HCl इज एसिड। सो जैसे कि सॉल्ट एनालिसिस में भी आपने देखा कि अगर कार्बोनेट मौजूद होगा तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है जो कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो कुछ एसिड बेस रिएक्शन ऐसे भी हैं जिनमें गैस फॉर्मेशन हो सकती है, जैसे कि एक रिएक्शन यहाँ पे दिया गया है Na2S और HCl का, यहाँ पे सॉल्ट और H2S गैस बन रही है। तो ये भी एक ऐसा एसिड बेस रिएक्शन है जिसमें गैस फॉर्मेशन होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि लीविस एसिड्स ऐसे एसिड्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, और लीविस बेस ऐसे बेसिस को कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होती हैं। सो जो एसिड बेस है वो कंप्लेक्सेशन रिएक्शंस भी दे सकते हैं, यानी कि जब मेटल्स रिएक्ट करते हैं और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं तो ऐसे रिएक्शंस को हम कंप्लेक्सेशन रिएक्शंस कहते हैं। तो ये भी एसिड बेस रिएक्शंस की ही एक किस्म है। So an assembly of a metal and the Lewis base bonded to such is called a complex ion। जैसे कि अगर सिल्वर आयन और अमोनिया आपस में एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाए जिसके नतीजे में AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव 1 बनता है, तो ये एक कॉम्प्लेक्स है। तो ये भी बेसिकली एक एसिड बेस रिएक्शन ही है जिसमें अमोनिया एक्टेड एज बेस एंड सिल्वर आयन एक्टेड एज एसिड।
जैसे हम एसिड बेस रिएक्शंस में Ka फाइंड करते हैं, ऐसे ही कंप्लेक्सेशन रिएक्शन में हम Kf फाइंड कर सकते हैं, जो कि कांस्टेंट फॉर्मेशन है, सेम लॉ ऑफ मास एक्शन पे ही डिपेंड करता है। तो इस रिएक्शंस का, सिल्वर के रिएक्शन को अगर हम देखें तो इसका Kf वैल्यू 1.7 इंटू 10⁻⁷ आती है। सेम उसी तरह जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अगर Kf की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा होगा, और हम कहेंगे कि जी एसिड की स्ट्रेंथ ज्यादा है। और अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में कम है या Kf की वैल्यू कम होगी तो हम कहेंगे दिस इज अ वीक एसिड। सो वी हैव डिस्कस्ड थ्री टाइप्स ऑफ एसिड बेस्ड रिएक्शंस। Dear students, now we will discuss the relationship between redox reaction and acid-base reaction. तो पहले what is redox reaction? ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रही हो, हम उसे कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अलग अलग नहीं हो सकती, किसी भी रिएक्शन में एट द सेम टाइम ऑक्सीडेशन भी हो रही होती है और रिडक्शन भी हो रही होती है। एंड द रीजन इज ऑक्सीडेशन is loss of electron and reduction is gain of electron. So ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एट ए टाइम क्यों होती है? साफ जाहिर है कि अगर कोई कंपाउंड इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो साफ जाहिर है उसके इलेक्ट्रॉन कोई गेन करेगा तो वो लूज हो गए इलेक्ट्रॉन। सो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होते हैं, और अगेन के ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा? ऐसा एजेंट जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे और खुद रिड्यूस हो जाए, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होगा वो दूसरे से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, खुद एक्सेप्ट करेगा तो रिड्यूस हो जाएगा, और दूसरे के इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। सो ऐसी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और ऐसी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन लूज करे वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इसी चीज को हम उसानोविच कॉन्सेप्ट के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उसानोविच कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड ऐसी स्पीशी है जो कि कैट आयन देने की सलाहियत रखता हो, यानी कि पॉजिटिव आयंस देने की सलाहियत रखता हो। तो जो पॉजिटिव आयन देने की स्पीशीज है वो इलेक्ट्रॉन लूज करती है, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है। और एसिड जो है वो कैटाइन डोनर है और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, तो इसको एसिड को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कह सकते हैं, जबकि बेस रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगी कन्वर्सली। फॉर एग्जांपल अगर हम सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन का रिएक्शन देखें तो जिसमें सोडियम और क्लोरीन रिएक्ट करते हैं, तो यहाँ पे क्लोराइड जो है वो क्यों बनता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करके क्लोराइड आयन बना लेता है। तो सोडियम पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज कॉल्ड दी आयनिक बॉन्ड बनता है, और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं। सो सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन लूजर है, जबकि जो क्लोराइड है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। तो इस रिएक्शन को हम एसिड बेस रिएक्शन भी कह सकते हैं और एक रिडॉक्स रिएक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें भी इलेक्ट्रॉन लूज और इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। सो इन दिस केस सोडियम इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन, सो इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है एंड इट इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, जबकि Cl इसकी रिडक्शन हो रही है बिकॉज इट इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन एंड इट इज acting as oxidizing agent. Similarly, you can see another example of zinc reacting with H positive, so converting into Zn positive 2 and H2. Dear students, now we will discuss the significance of pK, pH, pKa and pKb. आपको पता है कि ये तमाम
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स हैं के के बी एंड के डब्ल्यू, और इनकी वैल्यू वेरी स्मॉल होती है, और स्पेशली इन केस ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेसिस इनकी वैल्यूज बहुत ज़्यादा स्मॉल होती हैं, जिसकी वजह से इनकी कैलकुलेशन करना वेरी डिफिकल्ट है। जैसे कि अगर आप देखें एक एग्जांपल, स्पेशली जब हमें इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना हो तो फिर ये सिचुएशन वेरी डिफिकल्ट हो जाती है। तो इसके लिए फिर हम इसके नेगेटिव लॉगरिथम ले लेते हैं, तो जिसको हम पी के ए कहते हैं। तो नेगेटिव लॉगरिथम लेने से वो वैल्यूज एक्सेप्टेबल रेंज में आ जाती है। जैसे कि एग्जांपल है एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड की। फॉर्मिक एसिड चूंकि वीक एसिड है, इसकी के ए 1.8 इंटू 10⁻⁻⁴ है, जो कि लिखना डिफिकल्ट है, कैलकुलेट करना डिफिकल्ट है। तो जब हम इसका नेगेटिव लॉगरिथम ले लेते हैं तो इसका के ए विल बी कन्वर्टेड इनटू पी के, और इसकी वैल्यू आ जाती है नेगेटिव लॉग ऑफ 1.8 इंटू 10⁻⁻⁴ की 3.74। सो ये वैल्यू याद रखना आसान है, उस पर कैलकुलेट करना आसान है। जैसा कि हमने पहले भी देखा कि जितनी लॉगरिथम की वैल्यू कम होगी उतनी उसकी जो है आयनाइजेशन कांस्टेंट ज्यादा होगा, यानी कि नेगेटिव लॉग की वजह से। तो जितनी पी के की वैल्यू कम है उतना वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जितनी पी के की वैल्यू ज्यादा है उतना वो वीक एसिड है, या हम ये भी कह सकते हैं उतनी उसकी बेसिसिटी ज्यादा है। तो अगर हम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन को देखें, तो जो कि वाटर में 1.0 इंटू 10⁻⁻14 बनती है दोनों की। सो पीएच यानी कि नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ प्लस पीओएच यानी कि नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन यानी कि बेसिक स्ट्रेंथ को ऐड करें तो हमारे पास पी के डब्ल्यू आती है, जो कि 14 के इक्वल है। सो अगर कोई भी चीज बिल्कुल न्यूट्रल होगी तो क्या होगा, पी एच विल बी इक्वल टू पी ओ एच, और इसकी वैल्यू आएगी 7। नाउ वी विल डिस्कस ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर, इट्स पीएच एंड पीओएच। अगर हम प्योर वाटर की बात करें तो हम कहते हैं कि जी वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अगर हम प्रिसाइसली वेरी क्लोजली इसको देखें तो वेरी स्मॉल अमाउंट में कंडक्ट करता है। उसकी रीजन क्या है, इसकी सेल्फ आयनाइजेशन, यानी कि वाटर खुद ब खुद आयनाइज हो जाता है। नॉर्मली क्या होता है कि अगर कोई सॉल्ट प्रेजेंट होता है, जैसे कि हमारा टैप वाटर है, सिंपल नॉर्मल वाटर है, उसमें कुछ ना कुछ सॉल्ट्स होते हैं जो कि आयनाइज होते हैं और फिर वो वाटर को भी आयनाइज करते हैं। लेकिन जो प्योर वाटर है इसको हम तकरीबन कहते हैं जी इट इज नॉन कंडक्टर। लेकिन अगर हम प्रिसाइसली मेजर करें तो कुछ ना कुछ कंडक्शन है, और ये ड्यू टू ऑटो आयनाइजेशन है, यानी कि वाटर वाटर के साथ मिलकर रिएक्ट करता है और आयनाइजेशन होती है। जैसे कि यहाँ पे आप इक्वेशन में देख सकते हैं कि वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिएक्ट्स विद अदर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड कन्वर्ट्स इनटू H3O पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। अगर हम इसकी के सी यानी कि इसकी आयनाइजेशन कांस्टेंट फाइंड करें अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मैथ सेक्शन, सो जो प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन है वो ऊपर होती है इक्वेशन में, और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन नीचे होती है। तो H2O प्लस H2O को हमने H2O2 कर दिया। अब जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि वाटर की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, तो अगर हम Kc को H2O स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें दैट विल बी अनदर कांस्टेंट, और हम उसको कहेंगे Kw। So Kw will be equal to concentration of H3O positive and multiply by concentration of OH negative, और इसकी वैल्यू होती है 1.0 into 10⁻⁻14 ग्राम आयंस पर dm क्यूब एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। सो अगर हम इसको नेगेटिव लॉग लें तो फिर हमारे पास वैल्यू जो है वो 40 आती है। सो एज वाटर इज अ न्यूट्रल, सो डिसोसिएशन में इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन देगा, यानी कि अगर एक H2O मॉलिक्यूल आयनाइज होता है तो वो एक H प्लस और एक OH नेगेटिव देता है। सो के डब्ल्यू जो कि इक्वल है H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन, जो कि इक्वल है 1.0 इंटू 10⁻⁻14। सो H पॉजिटिव की और OH नेगेटिव की चूंकि इक्वल है कंसंट्रेशन, तो हम कहेंगे कि दोनों में से H पॉजिटिव की भी और OH नेगेटिव की एक्चुअल इक्वल है 1.0 इंटू 10⁻⁻7 ग्राम आयन पर dm क्यूब।
So a solution which contains H positive ion concentration equal to 10 raised to power minus 7 is said to be neutral. यानी कि जो भी solution होगा जिसमें ions H positive की तादाद 10 raised to power minus 7 हो, हम उसे neutral कहेंगे। और अगर इससे कम हो तो हम, इससे ज्यादा होगी तो हम कहेंगे एसिडिक है, और अगर इससे कम है तो हम कहेंगे ये बेसिक है। Now we will discuss an other important concept, that is pH scale। जो हम अब तक पढ़ के आए हैं, ये pH scale इस पे डिपेंड करता है, और हम देखेंगे कि pH और pOH की क्या सिग्निफिकेंस है। सुरेंसन 1909 में ये डिवाइस करता है कि हम H पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव और OH नेगेटिव की आयन कंसंट्रेशन को कैसे शो कर सकते हैं। सो सोरेंसन meant the symbol pH to stand for the potential of hydrogen, यानी कि कितने हाइड्रोजन आयन दे सकता है। इसी तरीके से उसने फिर इसको एक्सप्लेन किया, द pH of solution is defined as negative of the logarithm of the molar hydrogen ion concentration, इनके pH will be equal to negative logarithm of the H positive ion concentration। इसी तरीके से pOH is equal to negative log of hydroxyl ion concentration। इस नेगेटिव लॉगरिथम को शो करने के लिए हम एक सिंबल p, स्मॉल p यूज करते हैं, जो कि इटैलिक्स है, और ये शो करता है कि जी कोई भी वैल्यू, ये इसका नेगेटिव लॉगरिथम ले लिया गया है। सो p के a विल बी इक्वल टू log 1 बाय k a इज विल बी इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ ka, यानी कि H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉग अगर ले लिया जाए तो दैट विल बी इक्वल टू pKa। और इसी तरीके से अगर OH का ले लिया जाए तो वो दैट विल बी इक्वल टू pKb। सो अगर हम Kw की वैल्यू देखें, जो कि इक्वल होती है concentration of H plus ions multiplied by concentration of hydroxyl ion and is equal to 10 raised to power minus 14। सो अगर हम इस पूरी इक्वेशन का लॉग लें तो माइनस लॉग Kw विल बी इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव प्लस माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव, और वो भी इक्वल होगा माइनस लॉग ऑफ 10 रेज टू पावर 14। सो हम कह सकते हैं कि pH प्लस pOH विल बी इक्वल टू 14। द सम ऑफ pH एंड pOH इज thus इक्वल टू 14 इन वाटर और इन एनी dilute aqueous solution at 25 degrees। This relationship is useful in calculating H positive ions and OH negative ions। pH प्लस pOH इज इक्वल टू 14, इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन की pH रेंज नॉर्मली वो 0 से 14 तक वेरी करती है, यानी कि अगर वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा तो उसकी वैल्यू 0 के करीब होगी, और अगर बहुत ज़्यादा बेसिक होगा उसकी वैल्यू 14 होगी, और अगर वो न्यूट्रल होगा तो उसकी वैल्यू 7 होगी। जैसे कि आप ये टेबल 3.4 में देख सकते हैं, इसमें 7 pH इज न्यूट्रल, और जो 0 या -1 या 1 2 3 तक जिसकी pH है दैट इज वेरी एसिडिक, और जिनकी वैल्यू 14 है वो दैट विल बी वेरी बेसिक। ये pH और pOH को अगर हम अलग अलग से देखें, here are some example how to calculate the pH और pOH। इसकी एक एग्जांपल करते हैं, व्हाट इज द pH ऑफ 0.040 मोलर सॉल्यूशन ऑफ HCl। अब यहाँ पे 0.040 मोलर मीन उसकी कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन। तो चूंकि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है, तो हमने चूंकि pH मालूम करनी है तो pH इज द नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव कंसंट्रेशन, और यहाँ पे H पॉजिटिव कंसंट्रेशन और Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन चूंकि इक्वल है, और वो इक्वल है 0.04 मोलर। तो हम pH कैसे फाइंड करेंगे, विल बी इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, जो कि इक्वल होगी नेगेटिव लॉग ऑफ 0.040 के इक्वल, और इसका आंसर आएगा 1.40। सो pH ऑफ दैट सॉल्यूशन इज 1.40।
सिमिलरली अगर हम एक और एग्जांपल देखें, कैलकुलेट H3O पॉजिटिव कंसंट्रेशन, pH of OH negative concentration and POH for 0.010 molar HNO3 solution। यानी कि अगर हम HNO3 solution की ये सब चीजें कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड और ये कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है, तो सॉल्यूशन भी 0.01 होगा। तो अगर हम H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन देखें, दैट विल बी इक्वल टू 0.010 मोलर, क्योंकि कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1.0 इंटू 10⁻⁻² मोलर। तो फॉर पीएच हम इसका नेगेटिव लॉगरिथम ले लेंगे, और तो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ 1.0 इंटू 10⁻⁻² होगा, जिसकी वैल्यू जो है वो 2 आएगी। इसी तरीके से हमें पता है कि pH प्लस POH इज इक्वल टू 14, तो अगर pH 2 है तो इसकी POH जो है वो 12 होगी, 14 माइनस 2 विल बी इक्वल टू 12। इसी तरह हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन जो है वो जैसे फाइंड करने के लिए, जैसा कि HCO प्लस और OH नेगेटिव, इनकी मल्टीप्लिकेशन विल बी इक्वल टू 1.0 10⁻⁻14। तो OH नेगेटिव की कितनी होगी, इसको हम जब डिवाइड कर देंगे H3O आयन की कंसंट्रेशन से, तो हमारे पास वैल्यू आती है 1.0 इंटू 10⁻⁻12 मोलर। नाउ वी विल डिस्कस द मेजरमेंट ऑफ पीएच। यहाँ पे हम देखेंगे कि हम किसी भी सॉल्यूशन की पीएच कैसे फाइंड कर सकते हैं। इससे हमें ये पता चल सकता है कि कोई भी कंपाउंड कितना एसिडिक है, कितना बेसिक। फर्स्ट मेथड टू डिटरमाइन द पीएच इज इंडिकेटर मेथड। यानी कि कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, और स्पेशली सबसे इजी मेथड है जी कि हमें मिलता है पीएच पेपर। पीएच पेपर में जिस कंटेनर में वो पीएच पेपर रखा होता है, उसके ऊपर कलर स्कीम बनी होती है कि अगर पीएच पेपर का रंग चेंज हो जाए तो उससे हम मैच करते हैं, तो इससे एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाती है पीएच की। लेकिन ये कोई बहुत एक्यूरेट मेथड नहीं है, लेकिन हमें ये बता सकता है कि जी अब एसिडिक स्ट्रेंथ में है या बेसिक स्ट्रेंथ में है ये जो सोल्यूशन है। हम क्या करते हैं, पीएच पेपर के एक टुकड़े को डिप करते हैं उस सोल्यूशन में, तो अगर उस सोल्यूशन की एसिडिक और बेसिक की वजह से उस पीएच पेपर का कलर चेंज हो जाता है, तो हम उसको जो कलर स्कीम गिवन होती है उससे मैच कर लेते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि इसकी क्या एक्सपेक्टेड पीएच होगी। इसी तरह एक और इसका मेथड है कि हम मुख्तलिफ बफर सॉल्यूशंस, मुख्तलिफ रेंज के बफर सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जिनकी पीएच इजीली चेंज नहीं होती, तो फिर हम उस सॉल्यूशन का एक ड्रॉप उसमें डाल देते हैं तो कुछ कलर आ जाता है। तो वो इंडिकेटर भी जब उसमें डालते हैं तो वो इंडिकेटर का कलर भी आ जाता है। अब वो पीएच चेंज नहीं होती तो कोई खास कलर होता है। तो हम उन जो एक्चुअल हमारा सॉल्यूशन होता है, हम उसके कलर को मैच करते हैं दूसरे तमाम इंडिकेटर्स के कलर से, जो कि हमने डिफरेंट बफर सॉल्यूशंस बनाए होते हैं। तो जिस बफर सॉल्यूशन के साथ वो कलर मैच करता है, तो उस बफर सॉल्यूशन की चूंकि स्पेसिफिक पीएच होती है, तो हमें पता लग जाता है कि जी जो गिवन सॉल्यूशन है उसकी क्या पीएच है। Next method to determine the pH of solution is pH meter method. It is a very accurate method. इसमें pH मीटर के दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड और एक स्पेशल इलेक्ट्रोड। हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में जिसकी पीएच नोन होती है उसमें डिप कर देते हैं, और जिसकी पीएच हमने मालूम करनी होती है उसमें हम स्पेशल इलेक्ट्रोड को डिप करते हैं। तो अगर दोनों की पीएच में डिफरेंट होता है तो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड से तक। तो इस तरीके से हमें जो पीएच मीटर की रीडिंग है उससे पता चल जाता है कि कितनी जो है पोटेंशियल पैदा हुई है दोनों इलेक्ट्रोड में ड्यू टू डिफरेंस इन द पीएच, और वहां से हम फाइंड कर लेते हैं कि एक्चुअल पीएच उस सॉल्यूशन की क्या है। This potential is recorded by an inbuilt potentiometer of the pH meter। यानी कि जो पोटेंशियल उन पीएच की वजह से प्रोड्यूस होती है, वो पीएच मीटर में जो पोटेंशियोमीटर लगा होता है हम उससे उसको मेजर कर देते हैं।
The potentiometer reading is automatically converted electrically and a direct reading of pH of known solution is obtained. Knowing the pH of the solution, its hydrogen ion concentration can also be calculated as shown by the pH scale. pH decreases with the increase of H positive. The lower the pH, higher the H positive ion concentration or acidity. Thank you for listening the today's lecture. If you have any question, please you can ask